हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम करंट अफेयर्स एट वन प्लेस में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं 28 तारीख के करंट अफेयर को लेकर के, जिसमें हमने बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक को कलेक्ट किया है और उसका टारगेट सिर्फ एक ही है, यूपीएससी 2027-28। जैसा मैंने डिसाइड किया हुआ है कि मैं हिंदी मीडियम के छात्रों को कंटेंट की किसी भी तरह की परेशानी नहीं रहने दूंगा। जो कहते हैं कि इंग्लिश मीडियम में कंटेंट है, हिंदी मीडियम में नहीं है, मैं उसको कमी को पूरी करने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के लिए। तो बस मुझे आप लोगों का रिजल्ट चाहिए और रिजल्ट के लिए बेहतर तरीके से स्टडी होनी चाहिए। तो आप कहीं मत भटकिए, कहीं इधर-उधर 10 क्लासें करने की जरूरत नहीं है, कहीं 10 जगह भटकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही जगह पर करंट अफेयर्स एट वन प्लेस। आज हम लोग बात कर रहे हैं इसके 28 अगस्त के प्रोग्राम में, यानी कि आज 28 तारीख का हम लोग करंट अफेयर सेशन कवर करेंगे और इसमें कई इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग देखेंगे। और ध्यान रखिएगा, लास्ट तक क्लास को कंप्लीट करिएगा। जितने टॉपिक मैं कवर कराऊं, मेरे 10 टॉपिक भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 13 भी हो सकते हैं, प्री के लिए इंपॉर्टेंट भी होंगे और मेंस के लिए तो मेरा इसमें टॉपिक रहेंगे ही रहेंगे। और मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप लोगों का जब अगली बार एग्जाम देने जाओगे तो इससे बाहर आपके पास कुछ भी नहीं होगा। यस, सब कुछ यहीं से मिलेगा आप लोगों को। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के हम सेशन में देखेंगे आपके जीएस पेपर 1 में पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में, जीएस पेपर 2 मिशन समृद्ध गांव, आधार कार्ड को लेकर के, और पेपर 3 में सेबी का है, भुगतान संतुलन का है, कार्बोसल्फान का है, स्वदेशी रक्षा तकनीक है, और भी गड़बड़ी मित्र योजना, मुफ्त कोकिंग योजना है, पेपारा है, अल्जाइमर डिजीज है, मर्चेंट नेवी फ्लीट है, परमद्रुव ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। ऐसे लगभग हमारे पास कम से कम 12-13 टॉपिक हैं जिनको आज हमको कवर करना है, प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यानी कि मेंस के लिए भी है, प्री के लिए भी है, आईएएस के लिए भी है, पीसीएस के लिए भी है, और तमाम तरह के छोटे बड़े सभी एग्जाम के लिए। कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, एक जगह पर आप बने रहिए, कंप्लीट कीजिए। और एक चीज मैं आप लोगों को और बताने चाह रहा हूं कि अच्छे तरीके से इनके नोट्स बनाते चलिए प्रॉपर। और साथ के साथ में मैं आप लोगों को एक और सरप्राइज आपको बताना चाह रहा हूं कि महीने के महीने ये टॉपिक हैं, इनके अलावा और भी टॉपिक होंगे जिनके अंदर की डिटेल को कवर करते हुए मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि कम से कम 400 से 500 टॉपिक का एक पूरा का पूरा एक मैटर आप लोगों को कंपाइल करके दे दिया जाए, सेगमेंट वाइज, पेपर वाइज, प्रॉपर तरीके से उसको आप रिवाइज कर लें। कैसा रहेगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और इसमें हम लोग कवर करते हैं। मैंने पहले ही कहा कि कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मिंट, पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन की न्यूज, डाउन टू अर्थ, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स या बिजनेस स्टैंडर्ड, जहां से भी इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं वो इसमें कवर रहती ही रहती हैं। तो बताइए, आपको 10 जगह भटकने की जरूरत है क्या? एक जगह से हो रहा है ना काम, या तो हिंदू क्लास कर लीजिए, काम चल जाएगा, इंडियन एक्सप्रेस का काम चल जाएगा। बताइए, जब उनकी सभी इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहां पर कवर करा रहा हूं तो क्यों जाना है? सिर्फ यहीं बने रहिए, आपका काम हो जाएगा, भटकने की जरूरत नहीं है 10 जगह। और इस क्लास की पीपीटी और सभी चीजों के लिए इसको स्कैन करिए, ग्रुप को ज्वाइन करिए, मेरे साथ बने रहिए टिल सिलेक्शन। और ये इंस्टाग्राम का आपका लिंक है, बारकोड है, इसको स्कैन करके मेरे साथ जुड़ जाइए। और मेरा परिचय जो लोग नहीं जानते वो अच्छे तरीके से जान लें। माई सेल्फ मनोज कुमार, यूपीपीसीएस सेलेक्टेड 2009, जॉब छोड़ करके आपको पढ़ाने, आपको गाइड करने के लिए आया हूं। 2007 से मैं कंटिन्यू आपको पढ़ा रहा हूं। लगभग 17 18 19 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। 4 साल से ज्यादा हो गए स्टडी आईक्यू में पढ़ाते हुए मुझे। सोचिएगा, 3 बार आईएएस का इंटरव्यू दिया। और ये मेरा कांटेक्ट नंबर है जहां पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई डाउट है तो। लेकिन टेलीग्राम, व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, प्रॉपर तरीके से रिप्लाई भी मिल जाएगा। लेकिन कॉल करेंगे कब, मैं कहां रहूंगा, कोई पता नहीं है। तो आज का सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों, ग्रॉस एफडीआई एंड इंडियन इकोनॉमी का। ये रहा, ग्रॉस एफडीआई हिट 15 ईयर्स हाई ऑफ $30.7 बिलियन इन अप्रैल टू जून 2026। ये रहा द हिंदू का पूरा टॉपिक है, एनालिसिस है, लेटेस्ट आरबीआई का डाटा है, जिसमें बताया गया है कि हम 15 साल में सबसे ज्यादा ग्रॉस एफडीआई हमने गेन किया है अप्रैल से लेकर के जून के इस तिमाही में। ठीक है, अब इसको मैं सारे के सारी चीजों को, एंगल्स को डिस्कस करूंगा। भारत में ग्रॉस एफडीआई क्या होता है, उसकी स्थिति क्या है, उसका महत्व क्या है, ये सारी चीजें ध्यान रखना। देखिए,
सामान्य तौर पर एफडीआई, ये ग्रॉस यहां से हटा दीजिए, पहले मैं आपको एफडीआई के बारे में बता रहा हूं। एफडीआई क्या होता है? जब कोई विदेशी कंपनी या कोई व्यक्ति भारत में या किसी भी अन्य देश में उसकी कंपनी में 10% या उससे ज्यादा का निवेश करता है, तो उससे एफडीआई कहते हैं, साझेदारी कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। और यह दीर्घकालिक, स्थायी और प्रबंधन में नियंत्रण देने वाला होता है। जब कोई विदेशी फर्म हमारे देश में आकर के हमारी किसी कंपनी का 10% या उससे ज्यादा का स्टेक परचेज करती है, या नई कंपनी खोलती है, नया वेंचर खोलती है, नई इंडस्ट्री लगाती है, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करती है, दैट इज द एफडीआई। ओके, ये ध्यान रखना। और एफडीआई हमारे यहां कंडीशन क्या है, इससे फायदा क्या होता है? हमें देखिए, केवल पूंजी नहीं मिलती इससे, पूंजी तो मिलती मिलती है हमें। जब कोई इंडस्ट्री डेवलप होती है तो रोजगार भी मिलता है, नई तकनीक और नया कौशल भी आता है, क्योंकि वो कंपनी जब आएगी तो यहां पर अपनी टेक्नोलॉजी, अपना मैनेजमेंट, अपनी स्किल, सारी चीजों को लेकर के आई और नई स्किल को यहां मौका भी देगी, एम्प्लॉयमेंट को देगी। इससे बेहतरीन तरीके की उत्पादकता होगी, उत्पादकता से मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, और साथ के साथ निर्यात और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के ये हमारे फायदे के लिए है। यानी कि इकोनॉमी का कंप्लीट टॉपिक आपका यहां पर हो रहा है। बात आती है कि भारत में लगातार एफडीआई बढ़ रहा है, कभी कभी थोड़ा, कभी कम, कभी ज्यादा, ये थोड़ा चलता रहता है कुल मिलाकर के, लेकिन एफडीआई फायदेमंद है। सबसे ज्यादा एफडीआई है कहां पर? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में, सर्विस सेक्टर में, ट्रेडिंग में, टेलीकॉम में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, ये रहे आपके स्रोत। भारत की एफडीआई नीति क्या रही है? अधिकांश क्षेत्रों में हमने एफडीआई में 100% स्वचालित मार्ग से, ऑटोमेटिक रूट से मंजूरी दे दी है। लगभग सभी क्षेत्रों में, अधिकांश क्षेत्रों में, जैसे रक्षा है, बीमा है, बैंकिंग है, मल्टी ब्रांड रिटेल, जैसे कुछ क्षेत्रों में हमने कुछ शर्तें लगा रखी हैं। यहां पर निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए हमने प्रक्रियाओं को सरल किया है, पारदर्शी बनाया है। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, पीएलआई योजना जैसी योजनाओं को सपोर्ट करने की कोशिश की है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसको और बेहतरीन तरीके से मौका देने की कोशिश की कि भाई आइए, हमारे साथ जुड़िए। ये सारी चीजें कुल मिलाकर के हैं। और प्रमुख स्रोत कौन से हैं जहां से सबसे ज्यादा आता है? नंबर 1 सिंगापुर, नंबर 2 मॉरिशस, नंबर 3 अमेरिका, नंबर 4 नीदरलैंड, नंबर 5 आपका जापान। अब बात आती है एफडीआई और जीडीपी में योगदान क्या है एफडीआई का? एफडीआई का जीडीपी में योगदान लगभग हमारे यहां 2% है, अप्रोक्स 2%। और कुल एफडीआई स्टॉक हमारे यहां अब तक आ चुका है 624 अरब डॉलर से ज्यादा का, यानी जीडीपी का 70% के आसपास हमारे यहां आ चुका है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी चुनौतियां भी हैं। इसका एक एंगल बनता है इसके चैलेंज। और ध्यान रखना, ये प्री और मिस दोनों के हिसाब से है। इसका आपका परिभाषा एफडीआई क्या है, एफडीआई के महत्वपूर्ण क्यों है, एफडीआई किन क्षेत्रों में आता है, ठीक है ना, कौन से स्रोत हैं, एफडीआई का हमारे जीडीपी में कुल कितना योगदान है, एफडीआई की हमारी पॉलिसी क्या है, और हमारी चैलेंज। देखिए, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और भू राजनीतिक तनाव की वजह से कभी कभी समस्या आती है। जैसे अभी भू राजनीतिक तनाव चल रहे हैं, चाइना के साथ डिस्प्यूट है, यूक्रेन रसिया वार है, ईरान में युद्ध चल रहा है। इस तरह की जो सिचुएशन होती है उसकी वजह से इस पर इफेक्ट पड़ता है, नो डाउट। दूसरा, जटिल नियम और अनुपालन संबंधी मुद्दे। जब रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े कठिन हो, हार्ड हो, तो उसके पालन को लेकर के, उसको फॉलो करने को लेकर के, उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट करने को लेकर थोड़ी समस्या होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक की कमी, हमारे यहाँ अभी इसमें कोई शक नहीं है, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास लेवल का अभी नहीं है। और लॉजिस्टिक्स, जहां पर हम बहुत सारे सामान को स्टोर करके वहां से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, यानी कि सेंटर के तौर पर, उसकी भी थोड़ी अभी हमारी कमी है। हम लगातार कर रहे हैं कोशिश। कौशल युक्त मानव संसाधन, हमारे यहाँ मानव संसाधन तो बहुत है, लेकिन कौशल युक्त बहुत कम है, स्किल्ड लेबर हमारे यहां कम है। दीज आर द चैलेंजेस। तो ये मैंने आपको बताया अभी एफडीआई के बारे में, ठीक है ना। अब बात करते हैं ग्रॉस एफडीआई और करंट की सिचुएशन को लेकर के, उसको भी हम लोग देख लेते हैं फटाफट। देखिए, अभी आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार 2026 की पहली तिमाही में भारत ने 30.7 बिलियन डॉलर का सकल एफडीआई, ग्रॉस एफडीआई कलेक्ट किया है, जो 15 सालों में सबसे ज्यादा है। नेट एफडीआई यानी ग्रॉस एफडीआई, शुद्ध एफडीआई 7.8 बिलियन तक पहुंच गया है। यह है ग्रॉस। और ये जो हम बात कर रहे हैं ग्रॉस, मतलब ग्रॉस का मतलब सकल यानी कुल ही है ये। लेकिन जनरली क्या होता है कि हम लोग समझते नहीं है, इसलिए मैंने इस शब्द को मैंने काट दिया था कि ग्रॉस एफडीआई। ग्रॉस एफडीआई
और सामान्य एफडीआई दोनों एक ही होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। अब कहोगे मतलब क्या? मतलब टोटल हमारे यहाँ जितना आ गया है वही एफडीआई भी है और ग्रॉस भी है, सकल भी है, उसी को कहा जाता है। लेकिन बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैंने यहां पर ग्रॉस शब्द को काट दिया था। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं नेट की। एक शब्द और आता है नेट, यानी कि शुद्ध। शुद्ध नेट, शुद्ध एफडीआई क्या होता है? जैसे हमारे यहां आता है उसी तरीके से हमारे यहां से विदेशों में जाता भी है निवेश। तो हमारे यहां आया 1 लाख रुपया और गया 80,000 रुपए, तो हमारे यहां जो नेट एफडीआई प्राप्त हुआ वो 20,000 रुपये, उसे कहते हैं नेट। यानी कि इस मामले में देखा जाए तो हमारा जो शुद्ध एफडीआई है, नेट एफडीआई, ये भी हमारा 7.8 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। ये रहा। मैन्युफैक्चरिंग का नेतृत्व, सबसे अधिक निवेश मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और कंप्यूटर सेवाओं में आया हुआ है। 4 सबसे बड़े जो देश हैं, सिंगापुर, नीदरलैंड, अमेरिका, कनाडा से आया है, अभी रिसेंटली जो आया है, टोटल मिला करके जो हमारे यहां है 15 वर्षों का, सारी चीजों का देख सकते हैं वो ये है। तो ये है हमारा टोटल एफडीआई, ये रहा ग्रॉस 30.7। ये इस 3 महीने का बता रहे हैं, तो ध्यान रखना। और ये नेट एफडीआई आया है 7.8 बिलियन डॉलर। तो दोनों की डेफिनेशन क्लियर होगी। नेफडीआई, नेट एफडीआई मतलब आने और जाने का अंतर, और ग्रॉस एफडीआई आने वाला। ये इंडिया में आया है और ये आने और जाने का अंतर है, इन दोनों के बीच का अंतर है ये रहा। तो यानी हमारे यहां ज्यादा आया है, गया कम है कुल मिलाकर के। अगर इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे यहां आउटफ्लो पता चल जाएगा। ये इनफ्लो है और दूसरा आउटफ्लो, उन दोनों के बीच का डिफरेंस है नेट एफडीआई। होपफुली कि ये सारी चीज क्लियर हो गई होंगी। तो ग्रॉस एफडीआई और नेट एफडीआई, ग्रॉस एफडीआई कुल आने वाला निवेश है और नेट एफडीआई वह निवेश है जो मुनाफे और स्वदेशी कंपनियों के बाहरी निवेश को घटाने के बाद बचता है। जो बाहर चला गया और जो अंदर आ गया उनके बाद जो बचा हुआ है। अब कंडीशन ये होती है इसमें, देखिए सिंगापुर टॉप पर है। अपने अनुकूल टैक्स नियमों की वजह से, डबल टैक्स अवॉइडेशन जो रूल्स हैं उसकी वजह से ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट गेटवे बना हुआ है। क्योंकि यहाँ डबल टैक्स अवॉइडेशन जो कंसेप्ट है वो बना हुआ है। यानी कि अगर वहां पर टैक्स ले लिया है तो हमारे यहां नहीं लगेगा, और हमारे यहां ले लिया है तो उनके यहां नहीं लगेगा। डबल टैक्स किसी एक व्यापारी पर नहीं लगेगा। ये है आपका डीटीएए कहते हैं, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ये हमारे सिंगापुर के साथ, मॉरिशस के साथ ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए सबसे ज्यादा यहां से आता है। ऐसा नहीं कि सिंगापुर के पास पैसा बहुत ज्यादा है, नहीं। दुनिया भर की कंपनियां सिंगापुर में और मॉरिशस में अपनी कंपनियों को खोलते हैं, वहां रजिस्टर्ड कराते हैं, फिर यहां पर पैसा लेकर के आते हैं, यानी कि उसके थ्रू डबल टैक्स से बचने के लिए। इट इज द रीजन। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया कुल मिलाकर के। एफडीआई में 10% का इक्विटी रूल होता है, जिसे मायराम कमेटी ने दिया था, ये नोट कर लीजिएगा। मायराम कमेटी ने कहा था अगर कोई भी विदेशी कंपनी शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का 10% से ज्यादा शेयर खरीद लेती है तो वो एफडीआई कहलाएगा, और 10% से कम रहेगा तो एफपीआई कहलाएगा, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यानी किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया। ध्यान रखना। दूसरा, ये लॉन्ग टर्म और स्टेबल होता है, ये शॉर्ट टर्म और हाई लिक्विड ट्रेड होता है, क्योंकि अभी आया तुरंत वापस भी जा सकता है शेयर मार्केट से पैसा। इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होता है, फिजिकल एसेट भी बनती है। इसमें केवल और केवल हॉट मनी आती है, गर्म मनी। पैसा आया जिसको आप पकड़ नहीं सकते, जैसे सिक्का गर्म होता है ना, हाथ में पकड़िए फेंक दोगे आप, तुरंत उस तरीके का होता है ये। ठीक, तो समझ में आ गया एफडीआई का कंसेप्ट क्या है, कैसे है, और वर्तमान में कितनी सारी चीजें हैं, हमें कितना मिला है इससे। अब यहां पर सबसे बड़ी चीज आ जाइए, आपके मेंस के क्वेश्चंस और प्री का क्वेश्चन। मैंने इस बार आपको 2 मेंस के क्वेश्चन दिए हैं। एक है एफडीआई को विनिर्माण, रोजगार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से जोड़ने में भारत के समक्ष प्रमुख चुनौतियां और आगे की रणनीति पर चर्चा कीजिए। कि एफडीआई को वैश्विक मूल्य श्रृंखला और तमाम सारी चीजों को जोड़ने में क्या क्या चुनौतियां हैं। अब बताइए, क्या जो मैंने चार्ट बनाया उससे प्रमुख चुनौतियां नहीं पता चल रही? यस, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और हम हिल जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, एफडीआई आत्मनिर्भरता परस्पर विरोधी अवधारणा है। एफडीआई का मतलब होता है विदेशों पर निर्भर है, विदेशों से पैसा मंगा रहे हैं, और एक होती है आत्मनिर्भरता जो हम सेल्फ डेवलप करते हैं। इसका मतलब दोनों एक दूसरे की विरोधी अवधारणा है।
रणनीतिक रूप से निर्देशित विदेशी निवेश आत्मनिर्भर भारत की क्षमता को मजबूत कर सकता है। अगर रणनीतिक रूप से विदेशी निवेश क्या हमारे आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दे सकता है? भारत की एफडीआई नीति के संदर्भ में इस कथन की समीक्षा कीजिए कि भाई एफडीआई नीति क्या है, क्यों हम इसको बढ़ावा दे रहे हैं, इससे हमको आत्मनिर्भर बनने में कैसे सहायता मिलेगी। इट इज द रीजन। ओके, क्लियर है ना। निम्न में से कौन सा हाई क्वालिटी एफडीआई सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता है? केवल अधिकतम विदेशी पूंजी का आगमन, अल्पकालिक वित्तीय लाभ पर केंद्रित निवेश, पूंजी के साथ तकनीक, रोजगार, उत्पादकता और वैश्विक बाजार से जुड़ाव को बढ़ावा देने वाला निवेश, केवल सेवा के क्षेत्र में निवेश। हाई क्वालिटी एफडीआई किसे कहते हैं? आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे सभी लोग। तो ये रहा आपका एक डिटेल मेंस के हिसाब से टॉपिक आपका इकोनॉमी का। अब बात करते हैं हम अपने दूसरे अन्य टॉपिक की तरफ, अब मूव करते हैं प्रॉपर तरीके से। आइए यहां पर बात करते हैं। आज का दूसरा टॉपिक है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर और ओणम उत्सव। ओणम का उत्सव इस समय साउथ इंडिया में खूब उत्सव चल रहे हैं। तिरुअनंतपुरम के ऐतिहासिक श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में केरल के फसल उत्सव जिसे ओणम कहते हैं के अवसर पर पारंपरिक थ्रुवाथिरा कली नृत्य किया गया। ये रहा। तो ये पूछा जाता है कि थ्रुवाथिरा कली नृत्य कहां का है। बस मैं यही बताना चाह रहा था आपको। ओणम तो पता है केरल का है, सारी चीजें हैं। इसमें क्या होता है, थिरुवाथिरा कली यह महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक लोक नृत्य है। ये कभी भी आर्ट एंड कल्चर में पूछा जा सकता है। नृत्य शैली इसे तालियों की थाप और वृत्ताकार गतियों में मनाया जाता है। तालियों से तालियां बजाई जाती हैं और वृत्ताकार यानी गोल चक्र में इसको नाचते हैं। ओणम बेसिकली राजा महाबली की वापसी और कृषि समृद्धि का प्रतीक है। इस पर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था। महाबली और बामन के रूप में विष्णु का अवतार, क्यों याद आया ना, ये वही कंसेप्ट है। प्रमुख कला इसमें पूक्कलम, फ्लोरल आर्ट और कसाबू हथकरघा कपड़े का विशेष महत्व है। ये रहा। और कपड़े हाथ से बने हुए कपड़े, कसाबू हथकरघा कपड़े का विशेष महत्व है। वही सबसे ज्यादा पहने जाते हैं, उन्हीं का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है कुल मिलाकर के। तो ये बात क्लियर हो गई एवरीवन। तो उसकी अब यहां पर मैं देखिए वास्तुकला और केरल की लोक परंपराएं कल्चर के लिए काफी इंपॉर्टेंस हो सकती हैं। अब ये जो वास्तुकला और लास्य लत्व है उसको आप समझिएगा। नृत्य और वास्तुकला दोनों में कोमलता और भव्यता का अनूठा सांस्कृतिक मिश्रण है। एक तरफ तो आपने नृत्य देखा उसका लास्य कला का, ठीक है ना। नृत्य बिल्कुल सरल और सहज रूप से महिलाओं का ताली के थाप, कोई बहुत बड़ा उस नहीं। लेकिन वहीं पर वास्तुकला, ये जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर की जो अवधारणा है ये वुड रीफ टाइल के तौर पर है, यानी कि ज्यादा बारिश के क्रम में पानी नीचे गिर सकता है। ये रहा। तो नृत्य में एक तरफ तो लास्य है, उग्र तांडव नृत्य के विपरीत बिल्कुल कोमल नृत्य है। जैसे उग्र तांडव नृत्य होता वैसा नहीं है, कोमल है। वास्तुकला क्या है, केरल की स्वदेशी लकड़ी की शैली और तमिलनाडु की द्रविड़ शैली पत्थर शैली का एक तरीके से मिश्रण है। यानी कि इसमें तमिलनाडु की द्रविड़ शैली और केरल की अपनी लकड़ी की शैली को मिला करके बनाई गई है। ये रही, ठीक है ना इसमें। और एक चीज और भी है कि इसमें जो मुख्य देवता है भगवान विष्णु लौकिक सर्प पर योग निद्रा में है, अनंत शयन मुद्रा, यानी कि बिल्कुल क्षीर सागर में लेटे हुए उस तरह की मुद्रा में है। और इसका जो पत्थर इस्तेमाल किया गया सालिग्राम पत्थर है, जो नेपाल से लाए गए 12,008 सालिग्राम पत्थरों से बनाई गई है। ये रही मूर्ति अंदर, ये इसका कंसेप्ट है। सालिग्राम पत्थर नेपाल से लाए जाते हैं, जिससे अयोध्या का हमारे भगवान जो राम की जो मूर्ति बनाई गई है वो भी सालिग्राम पत्थर से ही बनाई गई है, वहीं से लाए गए थे। अब आता है एक और टॉपिक, मिशन समृद्ध गांव। देखिए मैं जितनी चीज बता रहा हूं उनको आराम से आप सुन लीजिए, नोट कर लीजिए। एक एक चीज जब एग्जाम में पूछी जाएगी ना तब आप कहोगे सर ये क्वेश्चन कहां से आ गए, कैसे आ गए, किस तरीके से आ गए, हमने ध्यान ही नहीं दिया। बाद में फिर मत कहना कि सर हमको पछताना पड़ रहा है। एक बार प्री नहीं निकला और दिक्कत हो गई, आपने ध्यान नहीं दिया तो समझ लेना फिर कोई बचाने वाला नहीं है। अगले साल किसी ने नहीं देखा कि फिर क्या होगा। इसलिए बेहतर है साथ के साथ नोट करते चलिए, और जितना नोट करोगे उतना बेहतर तरीके से आप कर पाओगे। एक मिशन समृद्ध गांव ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना है, ने मध्य प्रदेश के 2 ब्लॉक बुधनी और खाते गांव में
मिशन समृद्ध गांव के पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। अभी आपसे पूछा जा सकता है किसने लॉन्च किया है, कहां पर लॉन्च किया है। ये रहा उद्देश्य क्या है। समृद्ध गांव मतलब गरीबी बेरोजगारी दूर करना, तो गरीबी मुक्त रोजगार युक्त आत्मनिर्भर बनाना। ऊपर से नीचे के बजाय परिवार स्तर पर माइक्रो प्लानिंग की जाएगी, यानी कि नीचे से हर व्यक्ति के हर परिवार को मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। ऊपर से योजना नहीं चलेगी, नीचे से चलेगी। ये रही इसका उद्देश्य है ग्रामीण इलाकों से शहरों की ओर होने वाले मजबूरी के पलायन को रोकना। जब कोई काम धंधा नहीं होता तो इंसान क्या करता है, शहर में जाकर के चार पैसे कमाने की सोचता है। यस, उसको रोकना है। इसमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को विशेष तौर पर बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि कृषि को, विशेष प्रकार की कृषि को। ये रहा एमपी में। सीहोर और देवास के क्षेत्र में, बुधनी दो ब्लॉक हैं सीहोर देवास के इस क्षेत्र में, यहां देखेंगे तो वहां पर दो ब्लॉक में इसको स्टार्ट किया गया है। इसका लक्ष्य केवल खेती नहीं है बल्कि आजीविका का विविधीकरण है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग तो होगी कि केवल अनाज के बजाय बागवानी, डेयरी, पोल्ट्री, सारी चीजें, जिससे एक साल भर आपको इनकम मिल सके। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव के स्तर पर ही कोल्ड चेन और माइक्रो वेयर हाउस बनाए जाएंगे, छोटे छोटे कमरे में वेयर हाउस की सुविधा दी जाएगी। अगला महिलाओं को नेतृत्व, लखपति दीदी पहल के तहत महिलाओं को स्वयं सहायता समूह ग्रामीण श्रृंखला को मजबूत किया जाएगा। और संवैधानिक पहलू, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत विकास योजना का उपयोग किया जाएगा। ये चार चीजें, एक दो तीन चार, चारों को याद कर लीजिए। गांव के विकास के लिए कौन सी सरकार ने योजना बनाई है, लिख लीजिए इसको, एग्जाम में डाल दीजिए। कहां से शुरू की गई है, क्या उद्देश्य है, इससे बाहर कोई पॉइंट नहीं जाने वाला। अगला आ जाइए आधार कार्ड का फर्जी उपयोग और उसकी नागरिकता। ये तो बात सही है, हमने एक मूवी देखी थी भाई, कौन सी, पता है ना, अरशद वारसी की, अक्षय कुमार की, याद आया कुछ नहीं, जॉली एलएलबी, जिसमें एक व्यक्ति आता है जिसको पकड़ के लाते हैं, टेररिस्ट को, साधु बन के घूम रहा होता है, उसको अपना दिखाता है, ये मेरा आधार कार्ड, मेरा पासपोर्ट और मेरा ये रहा ये रहा ये रहा। तो उसी तरह की चीज है कि आधार कार्ड आज की डेट में कोई भी बनवा सकता है, तो उसका मिसयूज भी हो रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र और यूएडीआई को आधार अधिनियम 2016 में संशोधन करने का निर्देश किया है कि भाई इस कानून को संशोधित करो, ताकि अवैध प्रवासियों की पहचान में तेजी लाई जा सके कि वो कैसे इसको बनवा लेते हैं। पहचान की हेराफेरी, विदेशी नागरिक फर्जी दस्तावेज जैसे रेंट एग्रीमेंट से आधार बनवाकर भारतीय पासपोर्ट प्राप्त कर रहे हैं, तो भारतीय नागरिक बन जाते हैं एक तरीके से। डाटा साइलो, पुलिस को ईआईडीआई से संदिग्धों का डाटा प्राप्त करने में बहुत समय लगता है। न्यायिक चिंता, जांच एजेंसियों को आधार डेटा तक पहुंचने के लिए हाईकोर्ट के आदेश की आवश्यकता होती है। जो कि इंक्वायरी कमेटी वगैरह हैं, वो सोचिए आधार कार्ड की वगैरह कुछ लेना चाहे, डाटा लेना चाहें, तो वही कोर्ट नहीं कहेगा तब तक हो नहीं सकता। तो ये होता है इलीगल एंट्री, फेक रेंट डीड, आधार कार्ड पैन कार्ड इशू करवा लेते हैं, फिर उसके बाद जेन्युइन इंडियन पासपोर्ट बनवा लेते हैं और आराम से भारतीय पासपोर्ट पर कहीं भी घूमते फिरते हैं, और फर्जी लोग हैं। और आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। कानूनी रूप से आधार केवल पहचान पत्र है, निवास का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं है। ये बात तो कोर्ट ने कई बार कही है। पासपोर्ट भी नहीं है, सरकार ने भी माना है। आधार अधिनियम की धारा 9 स्पष्ट करती है कि आधार नागरिकता का अधिवास का प्रमाण पत्र नहीं है। तुम कैसे पहचानेंगे कौन नागरिक है कौन नागरिक नहीं है, इसीलिए निर्देश दिया गया। कोर बायोमेट्रिक जानकारी, जिसमें फिंगरप्रिंट, आइरिस, हमारे आंखों की रेटिना वगैरह की जानकारी होती है, किसी के साथ भी साझा नहीं की जा सकती। सेक्शन 33, वो सेक्शन 29 है। सेक्शन 33 नेशनल सिक्योरिटी, कोई भी विदेशी जो आवेदन से 12 महीनों में 182 दिन भारत में रह रहा हो, वो आधार के योग्य है। 12 महीनों से, 12 महीनों में 182 दिन भारत में रहा हो, वो आधार के लिए योग्य है। राष्ट्रीय सुरक्षा अपवाद, धारा 33(2) के तहत केवल सचिव स्तर के अधिकारी के निर्देश पर डाटा साझा किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। तो ये सेक्शन 33 और सेक्शन 29, आराम से इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि नागरिकता का प्रावधान का कंसेप्ट किसमें दे रखा है और आपके 12 महीने और 182 दिन का कंसेप्ट किसमें दे रखा है, किस तरीके से दे रखा है। क्यों भाई, क्लियर रहेगा कि नहीं रहेगा? चलिए अब आते हैं सेबी का आईटी रेजिलेंस इंडेक्स। ये इकोनॉमी का है, आईटीआरआई।
अभी हाल ही में सेबी ने मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट एमआईआई के लिए आईटी रेजिलियंस इंडेक्स पेश किया है, जो विश्व स्तर पर अपनी तरह का पहला रेगुलेटरी इंडेक्स होगा। यस। अब इसका उद्देश्य क्या है? इंडेक्स का सूचकांक है, शेयर बाजार और डिपॉजिटरी की तकनीकी मजबूती और साइबर सुरक्षा को मेजर करना है, पहला पॉइंट। दूसरा, यह बैंकिंग के कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो सीएआर, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, पूंजी पर्याप्तता अनुपात की तरह का एक मात्रात्मक स्कोर कार्ड है। यह स्कोर कार्ड बताएगा किसकी क्या कंडीशन है। जैसे ये रहा रेजिलियंट सेफ जोन, यानी कि इसमें इधर आओगे तो सेफ जोन कम है, इधर जाओगे तो सेफ जोन ज्यादा है। जितने पॉइंट ज्यादा होंगे उस तरह का आपका सेफ जोन। इसी तरह से आपको देखते हो ना, आपका क्या आता है जिससे बैंक लोन लेते हैं, क्यों भाई? स्कोर कार्ड आता है कि नहीं आता? सिविल स्कोर, वही आपके बैंकिंग एक्टिविटी का सिविल स्कोर, आपके लोन एक्टिविटी का सिविल स्कोर, उसी तरीके से ये रहा। तो इसमें रेजिलियंस इंडेक्स का कंसेप्ट यही है, जो विभिन्न शेयर बाजार की कंपनियां सारी एक्टिविटीज है उनके लिए ये बनाया जा रहा है। ये रहा कुल मिलाकर के। यह इंडेक्स नियमों के पालन से आगे बढ़कर झटके सहने और तेजी से रिकवर करने पर केंद्रित करता है। एमआईआई का महत्व, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जैसे संस्थानों को व्यवस्थागत रूप से महत्वपूर्ण पब्लिक यूटिलिटी माना जाता है कि भाई पब्लिक इसको यूटिलाइज करती है। सीआईआई का दर्जा, एमआईआई के मुख्य सिस्टम आईटी अधिनियम की धारा 70 के तहत क्रिटिकल इम्प्रेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये रहा। तो देखा जाए तो इसमें 9 पैरामीटर होंगे, इस इंडेक्स में 9 मानक होंगे, जिनमें सबसे ज्यादा वेटेज सिस्टम की उपलब्धता होगी, अवेलेबिलिटी और सुरक्षा को मिलेगी। तो 20% अवेलेबिलिटी, 20% सिक्योरिटी, 10% बिजनेस कंटिन्यूटी, 10% डाटा इंटीग्रिटी और 40% में बाकी छोटे 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 अन्य पैरामीटर होंगे। 1 2 3 4, यानी कि बाकी 5 में रहेंगे 40। ये रहे। तो सबसे कुल मिलाकर के आपका सबसे ज्यादा वेटेज किसका? अवेलेबिलिटी और सिक्योरिटी का है। तो ये बेसिकली आपकी सिक्योरिटी पर्पज से बनाया जा रहा है कि भविष्य की तकनीक या क्वांटम सेफ क्रिप्टोग्राफी जैसी तकनीक के लिए बाजार को तैयार करेगा कि कहीं किसी तरीके से इसमें कौन सी कंपनी किस तरह की व्यवस्था, क्या क्या चीजें हैं, उसकी कितनी सेफ्टी रेटिंग है, क्या क्या व्यवस्था है, ये सारी चीजें बताएगा आपके सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये रिस्क मैनेजमेंट का कंसेप्ट है एमआईआई का। इसको एक बार पढ़ लेना इकोनॉमी में, और यहां पर तो इसके नोट्स बना ही लीजिएगा टू द पॉइंट। ये रहा, यानी कि उसके एक तरीके से देखा जाए तो शेयर बाजार डिपॉजिटरी की तकनीकी मजबूती और साइबर सुरक्षा को मेजर करना, शेयर मार्केट की कि कितनी सिक्योरिटी है, कितनी सिक्योरिटी नहीं है, और वो सारी कंपनियों के साथ चलेगा। अब इसमें एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकोलॉजी, एग्रीकल्चर का भी, साइंस टेक का भी, एग्रीकल्चर का भी। कार्बोसल्फान कीटनाशक पर प्रतिबंध। मैंने आपको कुछ दिन पहले एक और कीटनाशक के बारे में बताया था, खरपतवारनाशी के बारे में, जो हिमाचल प्रदेश में यूज किया जा रहा था। अब इस तरह से इसको भी आज कर लीजिए। कृषि मंत्रालय ने कीटनाशक अधिनियम 1968 के तहत भारत में कार्बोसल्फान के निर्माण, उसकी बिक्री और उसके उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का ड्राफ्ट जारी किया है। अब यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्बोसल्फान क्या है, ठीक है ना। दूसरा, अभी हाल ही में कार्बोसल्फान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, वो किस अधिनियम के तहत लगाया गया है? तो अधिनियम याद रखिएगा, कीटनाशक अधिनियम कृषि मंत्रालय के द्वारा, संसद के द्वारा कब बनाया गया था, वो भी आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली में ये क्यों लगाया गया? कार्बामेट एक कीटनाशक है जो पर्यावरण के लिए बहुत ही जहरीला है, बहुत जहरीला। ये बेसिकली मेटाबोलाइट है, ये टूटकर कार्बोफ्यूरॉन में बदल जाता है, जिसका कोई एंटीडोट उपलब्ध नहीं है। बदल जाता है और वहां की सारी चीजों को नुकसान करता है, और इसको रोकने का हमारे पास कोई उपाय नहीं है। इसका मुख्य उपयोग धान और कपास की फसलों को कीटों को मारने के लिए होता था, जिसकी वजह से वो मिट्टी में मिला रहता है। अगर उसी जगह पर दूसरे पौधे उग गए तो हो सकता है उनमें भी चला जाए। इसलिए बहुत ही जहरीला, बहुत ही कष्टकारक है, और ये खत्म नहीं होता, इसलिए इस पर पूरी तरीके से बैन किया गया। कार्बोसल्फान जो है जीवों के नर्वस सिस्टम को नष्ट कर देता है, जिससे यह गैर लक्षित जीवों के लिए घातक है। अब भाई हमारे बहुत सारे केंचुए वेचुए भी तो जमीन के अंदर हैं, जो हमारी मिट्टी के लिए, हमारे खेत के लिए बहुत फायदेमंद है। माइक्रो 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 ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव हैं, उनको भी नष्ट कर सकता है।
हमने मारा तो किसी और के लिए, उसको तो नष्ट किया ही किया, बाकी दूसरों को नष्ट कर दिया जो हमारे कृषि को, हमारी व्यवस्था को अच्छा पहुंचाते हैं। तो ये एक तरीके से एसिटिलोकाइनेस्टरेज एंजाइम को रोकता है और जिससे कीटों को लगवा मार जाता है। एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज जो है उसको एंजाइम को रोक देता है और कीड़ मर जाते हैं। यह केंचुओं और मिट्टी के लाभदायक सूक्ष्म जीवों को भी नष्ट कर देता है, जो मैंने अभी आपको बताया। यस। पारिस्थितिक नुकसान, यह मधुमक्खियों के पोलिनेशन, पक्षियों और जलीय जीवों के लिए अत्यधिक विषैला है। अगर वहां पर पक्षियों ने किसी कीड़ी वीड़े को खाया और उसके अंदर ये मौजूद है तो वो पक्षी भी गए। इसलिए विनिमय निकाय भारत में केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड तकनीकी मामलों में भारत सरकार को सलाह देता है। ये रहा। तो हमारे यहाँ ऑलरेडी केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड मौजूद है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि ये कीटनाशक बोर्ड मौजूद ना हो, ये भी मौजूद है हमारे यहाँ। ओके एवरीबॉडी, चलिए अब एक है हमारा स्वदेशी रक्षा जहाज आईसीजीएस अजीत। और ध्यान रखते चलिए, साइंस टेक में, डिफेंस में और क्या पढ़ते हैं आप लोग? फाइटर प्लेन, मिसाइल्स, ये रहे आपके वारशिप्स, ये रहे, इनको पढ़ते चलिए। डिफेंस पीएसयू गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल को स्वदेशी रूप से निर्मित फास्ट ट्रैक पेट्रोल वेसल अजीत सौंपा है। ये रहा। ये कैसा है? फास्ट ट्रैक पेट्रोल वेसल, यानी कि पेट्रोलिंग करने के लिए। किसने? डिफेंस पीएसयू गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। यह पूरी तरीके से अदम्य क्लास का जहाज है जिसमें 65% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। कौन सी क्लास है ये ध्यान रखना। किसी में आप कहते हो कि ये क्लास का, ये किसी में ये क्लास है, ये उसकी ये क्लास है, उसको भी ध्यान रखिएगा। यह उथले तटीय पानी और द्वीप क्षेत्रों में तेजी से गश्त करता है। क्योंकि प्रोपल्सन सिस्टम कैसा है? ये रहा, पानी को चलाने वाला, तो आराम से तटीय इलाकों में, ठीक है ना, या उथले पानी में, समुद्र तट के किनारों पर ये बहुत तेजी से चलता है। यह मेक इन इंडिया रक्षा पहल का सीधा परिणाम है, स्वदेशी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। यह जहाज विशेष रूप से उच्च गति अवरोधन के लिए डिजाइन किया गया। ये रहा पूरा का पूरा। इसमें पहली बार कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर का उपयोग हुआ है, पिच प्लेयर का। ये रहा, जो इंजन को रोके बिना जहाज तुरंत पीछे मोड़ने में क्षमता देता है, तुरंत की तुरंत। यहीं से ये विंग्स मूव कर जाते हैं और ये तुरंत पीछे घूम जाता है, वहीं के वहीं, रोकने की जरूरत नहीं पड़ती, वहीं के वहीं घूम जाएगा ये रहा। एफपीवी और ओपीवी। एफपीवी फास्ट पेट्रोल वेसल, ये उथले पानी में तेज गति के लिए है, जबकि ओपीवी ऑफशोर पेट्रोल, ये गहरे समुद्र में लंबी गश्त के लिए होते हैं। दोनों ये रहा। थ्रस्ट डायरेक्शन चेंजेस पिटर्स विदाउट स्टेपिंग द इंजन, यानी कि इंजन को बिना रोके ये वहीं के वहीं आपको घुमा करके ले जाने में कैपेबल है। वैधानिक कार्य कोस्ट गार्ड। कोस्ट गार्ड अधिनियम 1978, नोट कर लीजिएगा इसको। समुद्री पर्यावरण की रक्षा और तस्करी रोकने और खोज और बचाव का नेतृत्व करता है ये। इसमें जितने भी पॉइंट मैंने दिए हैं दोस्तों, एक भी पॉइंट आपका ऐसा नहीं है जिसको आप ना पढ़ें, जिसको आप नोट ना करें। इसके एक एक पॉइंट को नोट कर लीजिए। बाकी मैंने बताया मैं मंथली आपको महीने के लास्ट में, यानी कि जैसे अगस्त है, अगस्त खत्म होने के बाद सितंबर के फर्स्ट वीक में इसका पूरा का पूरा और इसको और अन्य टॉपिक को मिला करके एक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कंप्लीट बुकलेट दे दूंगा मैगजीन की, लगभग 400, 450, 500 टॉपिक की, करंट बेस्ड, छोटे और बड़े हर तरीके के टॉपिक होंगे उसमें, और डिटेल में भी होगा, जिससे कि आप लोगों को लगेगा सर इससे बाहर तो अब कुछ है ही नहीं। मैं एश्योर करता हूं आप लोगों को, कहीं जाइए नहीं, कहीं भटकिए नहीं, बाकी साथ के लोगों को यहां पर जोड़िए, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करिए, लोगों से करवाइए यार। अब मैं देखिए इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूं तो इतना सपोर्ट तो बनता है आप लोगों का, है कि नहीं? करिए। चलिए, अब एक योजना है गर्भिणी मित्र प्रोग्राम। गर्भिणी, अब गर्भिणी तो आप समझ सकते हो, गर्भ धारण करने वाली एक स्त्री, वही है, उसकी मित्र का प्रोग्राम है, यानी कि उसकी सहायता करने वाला अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। ये रहा AIIA, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने मातृ कल्याण के लिए 6 महीने का गर्भिणी मित्र सर्टिफिकेशन कोर्स लॉन्च किया है। कि आयुर्वेद संस्थान जो है 6 महीने का गर्भिणी मित्र आपका एक कोर्स बनाया है।
यह कोर्स गैर नैदानिक मातृ कल्याण की सहायिकाओं को प्रशिक्षित करेगा कि जो भाई सहायिका के तौर पर काम करना चाहती हैं उनको ट्रेन करेगा। उद्देश्य पारंपरिक आयुर्वेद देखभाल को आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना। इसमें 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए HSSC और NCBET प्रमाणित रोजगार उपलब्ध रहेंगे, इसमें जो आपकी महिलाओं की हेल्प करेंगे, सारी चीजें करेंगे। अच्छा प्रोग्राम है, कर सकते हैं। आयुर्वेदिक मातृत्व देखभाल, ये देखिए, पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के साथ जोड़कर एक सुरक्षित इकोसिस्टम बनाना है। इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा, इसमें परिचर्चा कि गर्भिणी मित्र का सर्टिफिकेट होगा, साथ के साथ आहार, योग, गर्भाशय शुद्धि, इन सारी चीजों को उनको ट्रेनिंग भी किया जाएगा। खतरे की पहचान, गर्भावस्था के जोखिमों की पहचान करने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी इसमें। और क्लिनिकल रेफरल, तुरंत आधुनिक अस्पताल को रेफर करने का इनको व्यवस्था बनाइए कि भाई आप इनको रेफर करने की सुविधा करिए कि भाई तुरंत अच्छे हॉस्पिटल में ले जाए अगर कोई बात होती है तो भ्रूण विकास के लिए आहार और योग का क्या जरूरत है, प्रसव के बाद रिकवरी और स्तनपान को कैसे बढ़ावा दिया जाए, ये सहायक डाकियों मिडवाइफ जो होती हैं उनकी जगह नहीं लेंगे। मिडवाइफ्स जो होती हैं उनकी जगह नहीं, बल्कि एक सपोर्टर के तौर पर काम करेंगे। यह कोर्स प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान के व्यवहारिक बनाने की कोशिश का एक नतीजा है। यानी कि आयुर्वेद की तरफ से इसको किया जा रहा है, आयुर्वेद और योग का विशेष तौर पर उपयोग किया जाएगा बजाय एलोपैथिक एक इस समय बहुत बड़ा टॉपिक चल रहा है, मुफ्त कोचिंग योजना। हमारे हम प्रधानमंत्री ने अभी रिसेंटली 15 अगस्त पर मुफ्त कोचिंग योजना का बड़ा ऐलान किया, बहुत बड़ा ऐलान कहीं ना कहीं, और उन पर दबाव था कहीं ना कहीं कि नीट आंदोलन वगैरह हुआ, सारे छात्रों का आंदोलन हुआ, उस चीज को लेकर के एक बड़ा दबाव बना हुआ था। उन्होंने इसका कहा कि भाई हम ऐसी डिपेंडेंसी नहीं रहने देंगे, जो मिडिल क्लास के जो परिवार हैं, लोअर क्लास के परिवार हैं, उन पर बोझ नहीं पड़ने देंगे, हम ये सब करेंगे। लेकिन आंकड़ा कुछ और कहता है। विभिन्न सरकारों ने मुफ्त कोचिंग योजना चलाई है, संसदीय समिति में इसकी रिपोर्ट भी पेश हुई है, लेकिन आंकड़े हैं, आंकड़े सुन करके आपके पैर लड़खड़ा जाएंगे। संसदीय समिति ने की रिपोर्ट के अनुसार एससी और ओबीसी के छात्रों के लिए केंद्र की मुफ्त कोचिंग योजना अपने 3 साल के लक्ष्य को केवल 26.5% ही हासिल कर पाई है। कोई जाना नहीं चाहता, ये लोगों को जोड़ नहीं पा रहे। अब कारण क्या है, अब आप समझते हो। क्वालिटी, कंटिन्यूटी, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण है। बजट का भारी अंडर यूटिलाइजेशन हुआ है, 47 करोड़ से घट करके मात्र 7.5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। पहले 47 करोड़ होता था 3 साल पहले तक, अब 7.5 करोड़ रुपए। यह योजना डॉक्टर अंबेडकर सेंटर फॉर एक्सीलेंस डेज के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालयों में चलाई जा रही है, और एससी और ओबीसी के पीएम केयर्स के लाभार्थी बच्चों को भी इसमें सीधा प्रवेश मिलता है। लेकिन उसके बावजूद भी 26% छात्र, यानी एक तरह से देखा जाए 1/4 छात्र ही आए हैं। ये एक तरीके से कल्याणकारी योजनाओं की विफलता और संसदीय समिति की भूमिका पर आधारित क्वेश्चन है, जिस पर आप मेंस में क्वेश्चन लिख सकते हो। ये रहा टारगेट 3500 छात्र का प्रतिवर्ष का है, और आए कितने, मात्र 223 आए, मात्र 223। समझिएगा, सोचिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी वगैरह में, सारी चीजों में, तो ये मैसिव गैप है। इस तरह से लगता है ये पूरी योजना फेल है। सरकार के आंकड़े कुछ और, बातें कुछ और, दोनों में अंतर बहुत ज्यादा है। अब विफलता के कारण और संवैधानिक आधार क्या है? देखिए, योजना का उद्देश्य सही था, लेकिन जमीनी स्तर पर प्रशासनिक बाधाओं ने इसे विफल कर दिया। यस, देखिए, पहला बोटलनेक कॉम्प्लेक्स इनकम सर्टिफिकेशन, यानी कि सर्टिफिकेट लेके आइए इनकम का आपके पास कितना है, अब उसको सर्टिफिकेट बनवाने के लिए छात्रों की ऐसी तैसी हो जाती है। फिर ऊपर से पुअर स्क्रीनिंग ऑफ बाय यूनिवर्सिटीज ने स्क्रीनिंग ढंग से नहीं की। नो ऑनलाइन और हाइब्रिड मोड, केवल ऑफलाइन आकर के रहिए, तो हम कोचिंग मुफ्त दे रहे हैं और रहने करने की व्यवस्था कैसे कौन करेगा भाई? और स्कीम फेल्यूर, अल्टीमेट रिजल्ट यही हुआ। संवैधानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अनुच्छेद 46 में और 15(4) राज्यों को एससी ओबीसी जैसे कमजोर छात्रों की शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान का निर्देश देता है संविधान में। तो ये आर्टिकल याद रख लीजिएगा दोनों, कि विशेष प्रावधान राज्य सरकार कर सकती है, राज्य कर सकता है, और राज्य करना चाहिए। आय प्रमाण पत्र की बाधा, 8 लाख रुपए की आय सीमा का प्रमाण पत्र बनवाने ग्रामीण छात्रों को बड़ी दिक्कत होती है, कहां से बनवाए, कैसे बनवाए, कौन बना के देगा, किसका माना जाएगा। संस्थानों की लापरवाही, केंद्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा सही से प्रवेश परीक्षा का आयोजित नहीं की गई।
डिजिटल अभाव, दूर दराज के छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा का विकल्प नहीं रखा गया। यह समिति मंत्रालयों के अनुदान और योजनाओं की जमीनी हकीकत की जांच करता है। ये क्या कंडीशन है? इट इज द रीजन जिसकी वजह से यह योजना असफल हो गई। 1/4 एनरोलमेंट, बस 1/4। सोचना। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेमपारा वन्यजीव अभयारण्य। पेमपारा वन्यजीव अभयारण्य, इसको आप देख लीजिएगा कहां पर है। ये देखिएगा, मानसून पक्षी सर्वेक्षण में पेमपारा वन अभयारण्य केरल, इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए कहां पर है। में 124 पक्षी प्रजातियों की पहचान की गई है, जिनमें संकटग्रस्त ब्रॉड टेल्ड ग्रास बर्ड भी शामिल है। ये ध्यान रखना, ये 124 पक्षियों की पहचान की गई। मेरा उद्देश्य इसमें 124 पक्षी नहीं है, मेरा उद्देश्य पेमपारा वन्य अभयारण्य कहां है, पक्षी अभयारण्य कहां है, केरल में। उसमें ब्रॉड टेल्ड ग्रास बर्ड कहां पर है, कहां पाई जाती है। अभयारण्य तिरुवनंतपुरम में अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व के पास स्थित है। यह पेमपारा बांध के जलग्रहण क्षेत्र से बचने के लिए 1983 में बनाया गया था। यह नैयार और कलक्कुड़ मडुंथुरई टाइगर रिजर्व के साथ एक गलियारा बनाता है यहां से, और इस तरीके से यहां पर ये रहा, इनके बीच में एक गलियारा के तौर पर काम करता है। ये रहा इस तरीके से इन तीनों के बीच में। ओके, पश्चिमी घाट की जैव विविधता देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज है एक मृस्टिका स्वैम्प। यह दुर्लभ मीठे पानी के दलदली जंगल है जो प्राकृतिक स्पंज की बाढ़ को रोकते हैं। ये रहे ये मैंने इस पर मैंने कल भी आपको बताया था कि जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का जो कंसेप्ट है, वहां पर जो 16 वन वगैरह पाए जाते हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। उसमें बेसिकली क्या है, मृस्टिका स्वैम्प्स है, ये पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और सूखे के समय पानी को निकालते हैं, तो ये बाढ़ को रोकते हैं। ये दूसरे हैं, ये पानी ये निकालते नहीं है, वो 16 वन है जो पानी को गर्मी में निकालते हैं। ये इसको स्टोर करके उसको एक तरीके से क्या करते हैं, दुर्लभ पानी के दलदली जंगल जो प्राकृतिक स्पंज की तरह बाढ़ को रोक देते हैं, पानी को स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर, ये भर लेते हैं दलदल के तौर पर, मीठे पानी के हैं। ये बेसी जड़ें, इन पेड़ों में पानी में सांस लेने की विशेष स्टिल्ट और नीट रूट्स पाई जाती हैं, जैसे ये निकल के आ रही हैं, बिल्कुल कैसी, जैसे मैंग्रोव्स की होती है उसी तरीके से। यहां पर ग्रेट हॉर्नबिल केरल का राज्य पक्षी है, ग्रेट हॉर्नबिल। नीलगिरी तहर दुर्लभ नीली नवाब तितली पाई जाती है, ध्यान रखना। यह 16 घास के मैदानों का संवेदनशील क्षेत्र है जहां कानी जनजाति निवास करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां कानी जनजाति है, इनको आप देख लीजिएगा, की पॉइंट। कैसा रहा, समझ में आएगा नहीं आ गया एवरीबॉडी? इसमें एक टॉपिक आपका और भी है जो आपको ध्यान से पढ़ लेना चाहिए, जिस पर अभी काफी चर्चा चल रही है। परांदूर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट रद्द कर दिया गया है। परांदूर तमिलनाडु, पहले तो पूछा जाता है परांदूर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहां पर है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का मतलब होता है जो नया बनाया जाता है। ग्रीनफील्ड का मतलब ही है बिल्कुल नया, और ब्राउन फील्ड का मतलब होता है पुराने को मॉडिफाई करना, ओल्ड को मॉडिफाई करना। तो ये परांदूर ग्रीनफील्ड, तमिलनाडु सरकार ने किसानों और स्थानीय लोगों के 4 साल के भारी विरोध के बाद परांदूर में प्रस्तावित दूसरे ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है कि भाई हम यहां पर नहीं बनाएंगे, किसान विरोध कर रहे हैं। जब से विजय की सरकार आई है, तमाम तरह के नए नए तरह की चीजें वहां पर हो रही हैं। तो ये रहा आपका प्रपोजल था परांदूर में, 2022 में प्रस्तावित था। विवाद का मुख्य कारण था कृषि भूमि का अधिग्रहण और जल निकायों का विनाश। प्रोजेक्ट को इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया था, लेकिन पर्यावरण मंजूरी अभी लंबित थी, ठीक है ना। विकल्प के रूप में वर्तमान चेन्नई हवाई अड्डे जो मीनामक्कम की क्षमता 55 से तक बढ़ाई जा रही है। अब बोले कि विकल्प के रूप में काम करते हैं, हम इसी की क्षमता को बढ़ाते हैं, मिलियन पर पर्सन। ओके, तो ये रहे। तो 2022 से लेकर 25 तक फार्मर ने प्रोटेस्ट किया। इधर दूसरा एनवायरमेंट क्लियरेंस को लेकर के काफी डिले रहा और अल्टीमेट 2026 में इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया। अब इसके लिए दूसरी जगह तलाश की जा रही है। नए हवाई अड्डों का निर्माण और उसके कानूनी और पर्यावरणीय निहितार्थ क्या है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट एकदम नई जगह पर शुरुआत से बना हुआ प्रोजेक्ट कहलाता है, और ब्राउनफील्ड पुराने वाले को मॉडिफाई किया जाता है।
150 किलोमीटर का नियम है। नया हवाई अड्डा मौजूदा हवाई अड्डे से कम 150 किलोमीटर दूर होना चाहिए। भूमि और पर्यावरण जिम्मेदारी, भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। पर्यावरणीय दृष्टिकोण क्या होता है? परांदूर प्रोजेक्ट प्राकृतिक जल निकासी को नष्ट कर रहा था, ठीक है ना, जिससे चेन्नई में बाढ़ का खतरा आ सकता था। इसलिए पर्यावरण मंत्रालय, पर्यावरण विभाग से मंजूरी भी नहीं मिल पा रही थी कहीं ना कहीं। तो ये एक कंसेप्ट था कुल मिलाकर के, जिसकी वजह से इसको बंद कर दिया गया। तो ये रहा आज की क्लास, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए अच्छा होगा, और आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कीजिए, और सुबह सुबह मैंने आपको पढ़ा दिया है, आराम से एंजॉय कीजिए पूरे दिन बैठ करके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, एंजॉय। और इस क्लास की पीपीटी और क्विक रिवीजन के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, स्कैन करिए, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।